फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, फर्स्ट थिंग। एक्सक्यूज मी सर। नंबर टू, इस थ्योरी के थ्रू आपको पता चलता है ऑर्बिट का, शेल का, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट, जिसको आप एन से डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद है कि इसको लिखा कैसे जाए। सो यहाँ जो पहला शेल है उसको 1 लिख रहे हो, सेकंड शेल को 2, 3, 4, 5, और फाइनली आप कहां तक पहुंचोगे? इनफाइनाइट तक। तो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है, जिनका ऑर्बिट बोल रहे हो, एनर्जी लेवल बोल रहे हो, या फिर शेल बोल रहे हो। नेक्स्ट, बोहर कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन 2D। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 2 डायमेंशनल 2D पाथ में कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, जिसको आप लोग क्या बोल दोगे? ऑर्बिट बोल दोगे, एन। और हर 2D मोशन के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यहां इलेक्ट्रॉन का होएगा, उसको डिनोट करने का तरीका है एमबीआर। सो आपने क्या लिख दिया? एमबीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। एम इलेक्ट्रॉन का मास है, बी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, आर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है। एम मास हुआ, बी वेलोसिटी हुई, आर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हुआ, एन उस शेल का नंबर है। यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। वो आपसे पूछेगा थर्ड शेल या फोर्थ शेल या फिफ्थ शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो आप क्या करोगे? इस एन की जगह जो गिवन वैल्यू होगी उसको पुट कर देना। दूसरी बात, जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 इंटू 3.14 6 के अराउंड है, ऊपर भी 6 के अराउंड है। तो कई बार न्यूमेरिकली भी आपको इस क्वेश्चन को दे देगा, थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो बस आपको 3 इंटू 10⁻34, फोर्थ शेल का 4 इंटू 10⁻34, फिफ्थ शेल का 5 इंटू 10⁻−34। इस तरीके से आपके आंसर बनते चले जाएंगे। यहाँ एच सब बच्चों को पता ही है, प्लैंक्स यस सर। कांस्टेंट है, क्लियर है। और जो 2 पाई है उसके बारे में सबको पता है, और एन शेल का वैल्यू है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लो, फिर मैं अगले पेज पे चलूंगा। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है? किसी भी मोनोइलेक्ट्रिक स्पीसीज में, जो कि आपके लिए हाइड्रोजन Z1 है, हीलियम का भी Z1 है, बट उसको लिखना क्या पड़ेगा? He प्लस मोनोइलेक्ट्रिक, लिथियम प्लस 2 मोनोइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 1 1 1 ही है। तो इस पूरी थ्योरी में क्या लिखा जा रहा है? जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो जो उसके अंदर की तरफ इनवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Z(E²/R² बोलते हो, वो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r मीन इनवर्ड फोर्स के Z(E²/R², बाहर की तरफ लगने वाला mv²/r। जब ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे, उसी जगह पे स्टेशनरी पाथ का फॉर्मेशन होने वाला है। तो कुल मिलाकर आप फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ो, तो फाइनल कंक्लूजन आपके पास निकल के दो ही आ रहे हैं, एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, और दूसरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है ZE²/R इज इक्वल टू mv²। इन दोनों को यूज करके रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इसके फॉर्मूले डिराइव होंगे। तो ये दोनों कंडीशन स्टेशनरी पाथ की है, दोनों कंडीशन स्टेशनरी पाथ की है। एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, और ZE²/R इज इक्वल टू mv²। आर से कैंसल, एक इनवर्ड फोर्स है, एक सूडो फोर्स है बाहर की तरफ, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो वहीं फिर स्टेशनरी पाथ का फॉर्मेशन होने वाला है। और इन दोनों को यूज करके आप क्या करोगे? डिफरेंट रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव करोगे। अब इसमें जितने भी शेल है उनके बारे में क्या बोल रहा है वो? न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स हैं, जिसको आप शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल बोल रहे हो। जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना न्यूक्लियस के अराउंड, ना तो एनर्जी इमिट कर रहा है, ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन
जब वो किसी लोअर से हायर जब वो किसी लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर उसका उल्टा आ जाए तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और अगर उस एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो आपके पास तरीका है डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स एक से ज्यादा हो तो एन एच न्यू जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आ रखा है, या फिर एन एच सी बाय लैम्डा, या फिर एन एच सी न्यू बार। और शायद आपको पता हो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। नंबर टू, यहां हमारे पास लिखा हुआ है न्यू बार इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी ये वेव नंबर है, ये वेव लेंथ है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इन सबको आपस में अगर कनेक्ट करके इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में यूज करोगे तो आप एग्जैक्टली डिफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन शेल टू अनदर कैलकुलेट कर सकते हो। कुल मिलाकर जो मैंने आपको पीछे भी बताया, तीन फॉर्मूले मेरे पास इकट्ठे हो गए। mvr is equals to nh upon 2 pi, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू nh upon 2 pi। शेल का फॉर्मेशन वही होएगा, जहां एंगुलर मोमेंटम nh upon 2 pi के बराबर इनवर्ड फोर्स आउटवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बाहर की तरफ लगने वाले सूडो फोर्स जब बराबर हो जाए, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सो कोल्ड कह सकते हो, बराबर हो जाए, तो वहां स्टेशनरी पाथ का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करेगा, नीदर इमिट्स एनर्जी नॉर एब्सॉर्ब्स एनर्जी। कुल मिलाकर आपके पास फंडामेंटल बनेगा, जब वो जंप करेगा तभी एनर्जी का इमिशन या एब्सॉर्प्शन होने वाला है। अब इसी थ्योरम को पढ़ते पढ़ते, बोहर थ्योरी को रीड करते करते, आपके पास किसी शेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो फॉर्मूला लगता है 2n स्क्वायर। जो n है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली इनफाइनाइट तक जा सकते हो आप। तो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2, दूसरे के 8, तीसरे के 18, फोर्थ के 32, फिफ्थ के 50। बस n की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते चले जाओ। नेक्स्ट टारगेट है कि किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो उस रेडियस का फॉर्मूला आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर से कैलकुलेट होगा। n क्या इंडिकेट कर रहा है, शेल। h क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। m क्या इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर, ई क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये फॉर्मूला डिराइव्ड है जो पीछे तीन हमने कंडीशन सीखी थी टू फॉर्म द स्टेशनरी पाथ। mvr is equals to nh upon 2 pi, then e2 minus e1 is equals to h nu, then एक आपके पास उसी के अंदर था mv square upon r is equals to z square upon r, mv square upon r is equals to z square upon r square। इसमें जितने भी कांस्टेंट्स हैं h 4 pi m e अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बना 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। यहां से इस वैरायटी के क्वेश्चन निकलने लगेंगे। रेडियस रेशियो r1 by r2 n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इनटू z2 by z1। या फिर किसी की सरकमफेरेंस निकालनी हो तो पहले रेडियस निकाल लो, 2 पाई r में पुट कर दो। डिस्टेंस इन बिटवीन टू शेल्स निकालनी हो तो z तो कॉमन होएगा उस शेल का, तो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, बाकी 0.529 कॉमन ले लो। एरिया निकालना हो पाई आर स्क्वायर कर दो। तो इस पर बेस्ड ढेरों टाइप के क्वेश्चन बनने लगेंगे। नेक्स्ट टारगेट आपको कह रहा है फाइंड द रेडियस रेशियो। किसका रेडियस रेशियो, सेकंड थर्ड शेल। तो सेकंड थर्ड शेल मतलब सेकंड यहां थर्ड यहां, क्लियर। सेकंड यहां थर्ड यहां, स्क्वायर स्क्वायर करके। किसका, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आ रहा है तो हाइड्रोजन फर्स्ट, हीलियम प्लस ये दूसरे नंबर पे आ रहा है 2। तो कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 8/9। फाइंड द रेडियस रेशियो। इसी हिसाब का क्वेश्चन आपके पास थर्ड शेल ऑफ हीलियम प्लस है, उसका मान लो आपको सरकमफेरेंस निकालना है तो 2 पाई अपनी जगह पर। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए 0.529 n स्क्वायर मतलब थर्ड शेल का स्क्वायर बाय n स्क्वायर बाय जेड, ये 4 हो गया है। तो इसे सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। 1-2 मिनट लगाकर रिवीजन कर लो।
सर वो पिछले वाले में Z की वैल्यू 2 नहीं आएगी, हीलियम प्लस ले रहे थे तो। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम प्लस 3। थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम प्लस 3, तो जब भी आप थर्ड शेल मीन एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर थर्ड 3 का स्क्वायर, जेड बेरिलियम प्लस 3 का जो जेड है वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 आ जाएगा, और 0.529 और यहाँ 2 पाई लिखकर एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालनी थी। एरिया निकालना हो तो आर जो निकला हुआ है ये वाला एक्सेक्ट इसका स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इसी हिसाब का क्वेश्चन पूछ ले कि थर्ड और फिफ्थ शेल ऑफ लिथियम प्लस 2 के बीच का गैप निकालो, तो आपके पास होएगा बड़े सिंपल 0.529 और है कौन लिथियम। पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, जेड का वैल्यू क्या पुट करना है 3, और फिर n2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, देन n1 स्क्वायर थर्ड 3 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट हो जाएगा उन दोनों के बीच का जो जगह डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का जो गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है बोहर थ्योरी के अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस पर भी डेरिवेशंस आते हैं, लेकिन डेरिवेशन की नीड आपको है नहीं। सिंपल फॉर्मूला देख लो, v is equals to 2.188 into 10 raised to power 8 z by n सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप पीछे देखोगे तो रेडियस का n स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है, रेडियस का z के साथ इनवर्स का रिलेशन है। लेकिन जब यहां देखोगे तो आपके पास वेलोसिटी का जो रिलेशन आ रहा है वो जेड के साथ डायरेक्टली का और एन के साथ इनवर्सली का। मीन जब आप एन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कम। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते चले जाओगे वेलोसिटी उतनी कम 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 होती चली जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कम होती चली जाएगी। नाउ अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में निकालूं जो जनरल एमकेएस में यूनिट है, तो 8 6 हो जाएगा। अगर मैं किलोमीटर पर सेकंड में निकालूं तो ये 8 से 6 से 3 तक आ जाएगा, 2.188 इंटू 10 टू पावर 3। और अगर डेराइव करना चाहते हो तो डेरिवेशन का तरीका आपके पास क्या है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, बस r की वैल्यू पुट कर देना, क्लियर। और जैसे r की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, किसका, v का, कौन सा वाला जो मैंने भी बताया आपको, क्लियर। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चंस है, वो क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा वेलोसिटी रेशियो का, वही सेम v1 बाय v2 z1 बाय z2 इंटू n2 बाय n1। फिर कंपेयर द वेलोसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मैंने क्या किया, कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो 2.188 इंटू 10 टू पावर 6 z बाय n तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऊपर क्या लिखा मीटर में, नीचे भी लिखा मीटर पर सेकंड में। जब इसको सोल्व करने लगे तो ये जो 2 है इससे अप्रोक्सीमेशन में मैंने 3 को कैंसिल कर दिया, 1.5, 10 पावर 6 से 10 पावर 8 कैंसिल कर दिया, क्लियर। तो ये मेरे पास 10 पावर 2, कुल मिलाकर अगर मैं चेक करूं तो 1.5 10 पावर 2 150 हो गया, और ऊपर z बाई n है। अब चेक करना है आपको कि किस बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन के बारे में, हीलियम के बारे में, क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट का एक फिक्स सा फॉर्मूला बन गया, 1/50 इंटू जेड बाई एन, 1/50 इंटू जेड बाई एन। जेड का वैल्यू जो दे देगा और एन का वैल्यू जो दे देगा उससे कंपेरिजन करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। वन मोर थिंग, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपसे टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, वी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वी। अब सोचने वाली बात क्या, जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सर्कल है, वन राउंड है, वो 2πr है, और वेलोसिटी आपके पास v है। अब मैंने क्या किया, जो 2πr का r है उसकी जगह n² बाय जेड पुट कर दिया, और जो v है वहां जेड बाई एन पुट कर दिया। तो मेरे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला n और z के रेफरेंस में बना, वो बना टाइम पीरियड n क्यूब का डायरेक्टली और z स्क्वायर का इनवर्सली। टाइम पीरियड इन वन रिवोल्यूशन। अब टाइम पीरियड वन रिवोल्यूशन का रेशियो निकाल लेते हैं, n1 क्यूब बाय z1 स्क्वायर, और ये मेरे पास है, ये मेरे पास है t1, ये मेरे पास है t2। जैसे जैसा मुझे क्वेश्चन कहता जाएगा मैं इस पे सोल्व करता जाऊंगा। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। अब जो ऊपर लिखा था उसको जस्ट उल्टा कर दो, तो जहां आपके पास मिनट या फिर सेकंड था, वहां पर मिनट या पर सेकंड, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कुल मिलाकर वेलोसिटी से कई टाइप के क्वेश्चन निकल रहे हैं, वेलोसिटी, लाइट से कंपैरिजन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो एक बार इसको चेक कर लो। Done. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सुन लो भाई, मुझे लगा आज ना कुछ चिंगम खा रहे हो इसलिए बोल नहीं रहे। एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कल सोल्व कर लेंगे हम लोग। एक हो गया रेडियस का फिल्म फॉर्मूला, दूसरा हो गया हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, तीसरा मेरे पास अब फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास एनर्जी का। तो बच्चे ध्यान से सुन लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और जो काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर में एम वी स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, जेड स्क्वायर पर कर दो आप। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ, तो कर तो आप इलेक्ट्रॉन को डील रहे हो, तो एम वी स्क्वायर हटाकर वहां जेड स्क्वायर अपॉन आर लिख दो, जेड स्क्वायर अपॉन आर। आगे तो कुल मिलाकर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसको अब साइड में करके पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट। तो अब जो फोर्स है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डी की जगह आर। ये आर कौन हुआ, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। तो आर आर कैंसिल हुआ, तो W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। अब तक जितने चैप्टर हमने पढ़ लिए उनमें से बातें निकालते हैं। पहली बात निकालता हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होएगा, जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होएगा, क्लियर, तो उसकी एनर्जी होएगी जीरो। मान लो वो हमें नहीं पता, मान लो नहीं पता कि जीरो है, नहीं पता। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन नाउ कमिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। और जहां जहां अट्रैक्शन फोर्स लगा, चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी हो, चाहे वो
हाइड्रेशन एनर्जी हो, चाहे वो लैटिस एनर्जी हो, हर जगह एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। दैट्स वाई जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो अब मैं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी के बाद टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और यहां पुट कर दी पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो सम निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, माइनस 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब क्या करोगे जी, इसी फॉर्मूलों को चेक कर करके टोटल एनर्जी माइनस 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, ओके, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। कंपेयर करो, किस किस को कंपेयर करना है, जिस जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइटेड 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, जेड स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ प्लस है या माइनस है, चलो एक बात तो पता चल गई कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस फर्क एक बात का है, वो है साइन का। क्लियर है? तो अगर टोटल दे रखी हो तो उसको माइनस कर दो, काइनेटिक बन जाएगी, और काइनेटिक दे रखी हो उसको माइनस कर दो, टोटल बन जाएगी। हाँ, अगर प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो रेशो पे भी क्वेश्चन आते हैं, रेशो पे भी, टोटल बाय काइनेटिक, टोटल बाय काइनेटिक। तो टोटल बाय काइनेटिक का रेशो क्या आ गया, -1, क्योंकि टोटल माइनस में चेक कर लो, काइनेटिक प्लस में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब थोड़ा सा कंपैरिजन किसका कर लो, थोड़ा सा कंपैरिजन किसका कर लो, ये जो टोटल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल का वैल्यू चेक करें एक बार। पोटेंशियल था माइनस, ओके, यहां माइनस, ओके, हाफ हाफ, या हाफ है नहीं, तो पोटेंशियल इज डबल, पोटेंशियल इज डबल ऑफ द टोटल। तो पोटेंशियल बाय 2 करोगे टोटल, टोटल इंटू 2 करोगे पोटेंशियल। मैं तो कह रहा हूं जिनको हाईलाइट किया हुआ है बस उन पे प्रॉपरली नजर मार लो, इससे आपके ढेरों क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होने लगेंगे। और पेपर में अगर रेशो पूछ ले पोटेंशियल का और टोटल का, साइन तो सेम था, तो रेशो क्या आ जाएगा, 2/1। तो पीछे वेलोसिटी था, उससे पीछे रेडियस था, रेडियस वेलोसिटी मर्ज करके मिलाकर मिक्स करके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सब के क्वेश्चन बनाए गए। और ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब मैं टोटल एनर्जी का न्यूमेरिकल सोल्व करने लगूंगा, जब टोटल एनर्जी का न्यूमेरिकल सोल्व करने लगूंगा तो ये जो आर है ना, अगर आप देख पा रहे हो, माइनस माइनस 1/2 जेड स्क्वायर आर, आर का जो वैल्यू है, फॉर्मूला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 एम जेड स्क्वायर, ये यहां पुट कर दूंगा। इसको पुट करने से होएगा क्या, चेक करो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल आएगा मेरे पास, क्या, इट इज अगर पूरा सोल्व कर लो तो -13, जिसको हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज, ऐसा मैं जनरली करता रहा हूं क्लासेस के अंदर। सुनो भाई, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम, ईवी पर एटम, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जब आप 1 ईवी को सोल्व करोगे, जब आप 1 ईवी को सोल्व करोगे, यानी इस पूरे को हटाकर या 1.6 इन 10⁻⁻19 पुट करोगे तो ये 21.7 इन 10⁻19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो 4.2 का डिवाइड कर दो। क्लियर? क्योंकि सब बच्चों को पता है, थर्मो आपने पढ़ रखी है कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, और जूल को कैलोरी में बदलना है तो इसे डिवाइड कर दो। तो कुल मिलाकर आपके पास फॉर्मूले कई सारे नहीं है, एक ही है। कौन सा वाला? -13.6। इसमें कौन कौन कांस्टेंट था जिसको मैंने यहां पर काटा हुआ है जानबूझ के, ताकि आप समझ पाओ। 2π² m e⁴ वेरिएबल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। कोई जनरली पेपर में पूछ ले भाई ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप बताओगे दिस नेगेटिव साइन indicates the attraction force। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, एक्सो। ठीक है जी। अब आप इनके क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो सबसे पहले एनर्जी रेशो,
लेकिन एक छोटी सी बात और, अगर आप मेरे साथ में हो, आपने मेरे को देखा था कि जब मैं रेडियस फाइंड कर रहा था एन स्क्वायर, जब मैं वेलोसिटी देख रहा था इनवर्सली टू एन, अब मैं जब एनर्जी देख रहा हूं तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। लेकिन आप इनवर्सली से अफेक्ट मत हो जाना, साइन नेगेटिव है। न्यूक्लियस के पास ग्राउंड स्टेट है, उसके थोड़ा सा दूर जाकर एक्साइटेड है, फिर एक्साइटेड, अभी आगे पेज पर सब आ रहा है। तो जब भी कभी एन बढ़ेगा तो आप ऐसा मत बोलना एनर्जी घट रही है। जब भी कभी एन बढ़ेगा, जब भी कभी एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और मैक्सिमम कहां होगी, इनफाइनाइट पे। जब एन का वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तो ई का वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगा, और माइनस 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 सारी वैल्यू माइनस है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, जीरो। वो कहां होगी, इनफाइनाइट पे जाकर। यू मान के चलो इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर हो गया। एक बार चेक कर लो इसको, 30 सेकंड का रिवीजन कर लो। लो जी, इसी के साथ ना एक बात और समझनी है। जब आप पहले शेल की बात कर रहे हो, जब आप पहले शेल की बात कर रहे हो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जैसे ही दूसरा शेल एक्साइटेड स्टेट 1, तीसरा शेल एक्साइटेड स्टेट 2, तो यहां से क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब आपसे कहेगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2, क्लियर, एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। या फिर ऐसे पूछ सकता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहे तो 1 ऐड कर देना, यानी 2 हो जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहे तो एक और ऐड कर देना, मतलब 1 के साथ गिवन स्टेट को ऐड करना है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट एन एक्साइटेड, तो गिवन शेल प्लस 1, थर्ड एक्साइटेड 3 प्लस 1, फोर्थ एक्साइटेड 4 प्लस 1, सिक्स एक्साइटेड 6 प्लस 1 7। उसकी एनर्जी निकलवाएगा जिस यूनिट पे निकलवाए, करते रहना। ये मैंने लिखा हुआ है इस जगह पे, आप चेक कर सकते हो। एन बढ़ा, एनर्जी बढ़ गई। जेड बराबर 1 के लिए मैंने कैलकुलेट करके रखा जिससे मैं आपको कंपेयर कर पाऊं। पहले शेल की एनर्जी -13.6 है, दूसरे शेल की एनर्जी -3.4 है, तीसरे शेल की एनर्जी -1.51 है, नेक्स्ट -0.8, क्लियर। और जैसे इसको इनफाइनाइट किया तो मैंने आपको पहले बताया था माइनस के बाद जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो जीरो ही होगी, माइनस के बाद जो वैल्यू भी आएगी वो मैक्सिमम जीरो ही होगी। तो ग्राउंड स्टेट 1 है, और अभी बताया था एक्साइटेड स्टेट उसके बाद जितनी भी है ऑल आर द एक्साइटेड स्टेट्स। तो मान लो थर्ड एक्साइटेड स्टेट कह रहा है आपसे वो, मान लो थर्ड एक्साइटेड स्टेट कह रहा है आपसे वो, तो 4 शेल हो गया, और हीलियम कह रहा है बच्चे हीलियम, तो ये 2 हो गया। कुछ बच्चे हीलियम प्लस देखकर बोलते हैं सर Z1 हो गया, और भाई इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन थोड़ी निकला उसके अंदर से। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको देखो करके। ऑफ लिथियम प्लस 2, Z is equals to 3, N is equals to 4, थर्ड एक्साइटेड, उसकी एनर्जी निकालनी थी Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और क्वेश्चन पूछा गया एक बार पुराने टाइम में, क्या जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो
तो आपको जो स्पेसिंग है ना बच्चे, शेल्स के बीच की जो स्पेसिंग है पहले और दूसरे का, फिर मैं पीछे लेके चलूंगा आपको एक बार, यहाँ ऊपर था ना, ये देखो पहले और दूसरे शेल का जो गैप है वो 10 के आसपास है। फर्स्ट एंड सेकंड शेल के बीच का जो गैप है, पहले और दूसरे शेल के बीच का जो गैप है वो 10 है। अगले शेल का गैप मुश्किल से 2 के आसपास है, उसका अगला गैप 0.7 के आसपास है, और ऐसे से जो गैप है कम होता जा रहा है। तो आगे जब हम बनाएंगे ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तब भी इस बात को सीख रहे होंगे, तब भी इस बात को सीख रहे होंगे। क्या सीख रहे होंगे? जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, when the distance of electron clear becomes far 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 from the nucleus, मतलब moving towards infinity, then shells के बीच का जो गैप है, स्पेसिंग है, वो कम होती जा रही है। जो शेल्स के बीच की स्पेसिंग है वो कम होती जा रही है। फर्स्ट और सेकंड के बीच का स्पेस ज्यादा है, सेकंड थर्ड का कम है, थर्ड फोर्थ का और कम है, तो हम उसको बोलते हैं कि शेल्स कन्वर्ज होते जाए। डाइवर्ज मतलब दूर हो जा रहा, और कन्वर्ज मतलब पास आ जाना। तो इससे हम सीख पाए कई सारी बातें। अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो, अगर आप एनर्जी का डिफरेंस निकालना चाहते हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो शेल्स कन्वर्ज होते जा रहे हैं, क्लियर ना, एनर्जी का स्पेस कम होता जा रहा है, क्लियर। और अभी बताया था मैंने पहले सेकंड, पहले की दूसरे की फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैलकुलेट कर लो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या करना है जी? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहां से? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो वो नाम क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है बच्चे? जीरो, मेरी गलती, इनफाइनाइट की एनर्जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? कहते जी तो वेरिएबल है। हाइड्रोजन बोलोगे तो N1 फिक्स है, Z1 हो जाएगा। N1 फिक्स है, ये तो फिक्स ही हो गया। अगर आप बोलोगे हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी, हीलियम प्लस का, हीलियम हीलियम हीलियम, तो ग्राउंड तो फिक्स है, बस हीलियम का यहां क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैंने एक सिंपल ट्रिक बना दिया बच्चों को समझाने के लिए। जीरो माइनस माइनस 13.6, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 13.6 अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर का एन फिक्स हो चुका है। शेल तो फिक्स ही है ना बच्चे, कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब भी कभी बोलेगा कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2, तो आप बोलोगे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ 9 पुट करके सीधा आंसर ईवी पर एटम में। बेरिलियम +3 सीधा 4 का स्क्वायर पुट करके एनर्जी। बोरोन +4 4 का स्क्वायर पुट करके एनर्जी। कुल मिलाकर आप एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो मैंने एक नया नाम दे दिया है, दैट इज नोन एज अ सेपरेशन एनर्जी। उसका नाम मैंने दे दिया सेपरेशन एनर्जी। वापिस सुन लो, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से निकालना हो, ग्राउंड स्टेट से निकालना हो, तो वो आपके पास है, वो आपके पास है आयोनाइजेशन। उसके अलावा किसी भी शेल से निकालना हो तो उसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो अगर मेरे से कोई पेपर वाला पूछ रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, तो सेकंड से उठाकर इन्फिनिटी, क्लियर। अगर आपसे कह रहा है थर्ड सेपरेशन, थर्ड सेपरेशन, थर्ड सेपरेशन, तो फोर्थ से इन्फिनिटी, क्लियर। बोल रहा है सेवेंथ सेपरेशन, तो 8 से इन्फिनिटी। ग्राउंड तो फिक्स ही हो चुका है ना आयोनाइजेशन के लिए। तो बच्चों को मैंने यही पीछे भी सिखाया था, वापिस सिखा रहा हूं कि अगर आपको कहे वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड शेल, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से उठा रहे हो तो फर्स्ट सेपरेशन, सेकंड एक्साइटेड से उठाओगे सेकंड सेपरेशन, थर्ड एक्साइटेड से थर्ड सेपरेशन, फोर्थ एक्साइटेड से फोर्थ सेपरेशन। और ये क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, कैलकुलेट द, आगे पढ़ो खुद।
चलो, अब रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, बोर कॉन्सेप्ट मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एप्लीकेबल है। जब इस सबको कर चुको तो फिर आपका जो फोकस है वो फिजिक्स में भी टॉपिक कॉमन है हमारी केमिस्ट्री के साथ, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम है क्या? आप में से मैक्सिमम जनता स्पेक्ट्रम के बारे में जानती होगी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसीज। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो उसमें होता है कि एक्चुअल में कॉस्मिक लो वेवलेंथ गामा, इससे हाई वेवलेंथ कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी बी विजिबल, जिसमें हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, विजिबल। वो ये रहा आपके पास विजिबल, मतलब VIB GYUR। इसका भी फिक्स होता है बच्चे, 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक। कोई राउंड फिगर में चला है तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। कॉस्मिक गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। अच्छा जी, ये जो कॉस्मिक से लेकर रेडियो की तरफ है, कॉस्मिक से लेकर रेडियो की तरफ है, कॉस्मिक से लेकर रेडियो की तरफ है, ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो रेड का वेवलेंथ क्या हुआ? ज्यादा हुआ, रेडियो का और ज्यादा हुआ, जिसमें हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आप मोबाइल की जो मोबाइल में जो वेव्स आ रही है वो रेडियो वेव्स ही है। तो अब मैंने एक फॉर्मूला, अगर आप फिजिक्स में 12वीं का पेपर देने वाले हो तो वहां ना ये डेरिवेशन आता है, डेल्टा ई E2 माइनस E1 इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। N1 फोटोन कर दो, यहां Hc बाय लैम्डा कर दो, और यहां E2 बाय E1 की वैल्यूज पुट करके चलो। तो जब ये वैल्यूज पुट करके चलते हो ना बच्चे, तो आपके पास 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R रिडबर्ग कांस्टेंट, Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास डिराइव होएगा। क्लियर? इसका डेरिवेशन आता है बकायदा 3, 4, 5 नंबर के अंदर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में। तो जब आप E2 E1 की वैल्यू जो मैंने आपको पीछे बताई थी ना, वो अगर यहां पुट कर दो विद R, ये वाली वैल्यू माइनस 1/2 ZE स्क्वायर बाय R1 एंड माइनस हाफ ZE स्क्वायर बाय R2 पुट करोगे, अगर फिर रेडियस के फॉर्मूले को उसमें पुट करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, जिसको आप न्यू बार भी बोलते हो। 1 बाय लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ। 1 बाय लैम्डा क्या हो गया? 1 बाय वेवलेंथ मतलब वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स इन पर मीटर, और एक है 1 बाय लैम्डा। R रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। Z की वैल्यू, ये एटॉमिक नंबर है। फिजिक्स में तो ये 1 से काम चला देते हैं। हमारे यहां हाइड्रोजन 1, हीलियम 1 2, हीलियम +1 मतलब लिथियम +2 3, बेरिलियम +3 4, ये सब पुट करना पड़ेगा। इसलिए Z को हमेशा यहां शो करते रहना। N1 और N2 की वैल्यूज अब हमारा मेन टास्क है, जिस पर हमारे क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे। N1 N2 की वैल्यूज हमारा मेन टास्क है, जिस पर हमारे क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे। N1 N2 की वैल्यू चेक कर लो भाई। अब अगर हमारी लड़ाई चलेगी, ऊपर मैंने बताया हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम क्या है जी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। उसमें मैंने सिर्फ आपके बोर्ड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। कॉस्मिक गामा एक्स, यूवीवी, IR, माइक्रो, रेडियो। इनकी तो वैसे स्पीड ही सबकी सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और जो विजिबल है उसके 7 टुकड़े कर दिए, पीसेस कर दिए, VIB GYUR, और मिनिमम वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम है, हाईएस्ट 7600 एंगस्ट्रम है। और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो जो एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कर रहा है
वो E2 माइनस E1 बराबर hc बाय लैम्डा कर रहा है। तो मैंने E2 E1 अभी बताया आपको, वैल्यूज पुट कर दो, उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 n2 की वैल्यूज पे अब हमारा काम शुरू होगा। n1 n2 की वैल्यूज पे अब हमारा काम शुरू होगा। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो 1 बाय लैम्डा है वो न्यू बार है, जिसको क्या बोलते हो, वेव नंबर। लैम्डा कौन है, वेवलेंथ है। आर कौन है, रिडबर्ग कांस्टेंट है 109677। लो जी, अब थोड़ी सी नजर मारो इस पे। हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू 1 है, और ये आपको शेल्स दिखा रखे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था क्या, कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, वैसे वैसे इनके बीच की स्पेसिंग कम होती चली जाएगी। मैंने पीछे न्यूमेरिकल एविडेंस भी दिया था आपको, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और मैंने इसी मॉडल में आपके सामने बनाकर रखा हुआ, अगर आप चेक कर पा रहे हो तो क्लियर है। तो 1 और 2 का गैप ज्यादा है, 2 3 का कम, 3 4 का और कम, 4 5 का और कम, 5 6 का और कम, 6 7 का और कम, ऐसे कम होता जा रहा है। तो जब मुझे इन स्पेक्ट्रल लाइंस के नेम लेने को बोलेगा, तो आप में से काफी बच्चे तो इसके बारे में जानते हैं, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री सीरीज। और जब मैं पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, जब मैं पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तब जो मेरे पास लाइमन है वो अल्ट्रावोलेट में अपीयर होती है। अल्ट्रावोलेट से मतलब क्या, ये समझाया नहीं आपने, बिल्कुल समझा देते हैं जी। ये मेरे पास 1 बाय लैम्डा है, ये मेरे पास 109677 है, यहां जब मेरे पास हाइड्रोजन है, यहां मेरे पास लाइमन 1 है, इसकी जगह 2 का स्क्वायर 4। जब इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है जी, जब इसको आप सोल्व करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 109677 बाई 3। इस सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, इसको एंगस्ट्रम में बदल लेना। तो ये जो वैल्यू होगी ना बच्चे, गारंटीड 3800 एंगस्ट्रम से नीचे होगी, क्योंकि ये किसकी मिनिमम रेंज है, VIB GYUR के वेवलेंथ की। इससे नीचे का आंसर आएगा ये वाला। लेकिन अगर आप यहां 2 का स्क्वायर कर दो, हीलियम कर दो, तो कोई गारंटी नहीं है कि यहां यूवी से नीचे, अल्ट्रावायलेट से नीचे का वैल्यू आएगा। यूवी अल्ट्रावायलेट की रेंज का वैल्यू आएगा, विजिबल से नीचे। तो इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूं कि जब आप टास्क लेके बैठोगे, तो आपके दिमाग में हमेशा रहे कि जो आपने वो टेबल बनाई है फर्दर, जो आपने फर्दर वो टेबल बनाई है, वो आपने बनाई सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के अल्ट्रावायलेट की है। लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। तो जो हाइड्रोजन का लाइमन लाइन है, उसके सारे वेवलेंथ वी से नीचे वाले निकलेंगे, अल्ट्रावायलेट वाले, और बाल्मर वाले सारे विजिबल निकलेंगे, और बाकी जितने भी आएंगे वो सारे इंफ्रारेड 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 निकलेंगे। तो अब हमारी लड़ाई पता है किस बात को लेकर चल रही है। N1 तो हमें पता है, लाइमन 1, बाल्मर 2, ब्रैकेट 3, पाशन 3, ब्रैकेट 4, पीफंड 5 और हम्फ्री 6। N1 तो हमें पता है, N1 खुद को चेंज कर नहीं सकता। लेकिन N2 पे मेन लड़ाई चल रही है। अब हमारी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है N2 पे। तो N2 अगर मुझे थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन बोलते, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन बोलते, फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन बोलते, लाइमन का थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आई थिंक आगे प्रैक्टिस डाली होगी मैंने, ये देखो कि अगर मुझे वो लाइमन का थर्ड लाइन बोल रहा है, तो लाइमन में N1 बराबर क्या पुट कर दिया, 1। थर्ड लाइन बोल रहा है तो यहां 3 लिख दिया, तो N2 कितना निकला या 4। फिफ्थ लाइन ऑफ बाल्मर, बाल्मर बाल्मर बाल्मर, लाइमन बाल्मर, ये बाल्मर हो गया, तो N1 इज इक्वल टू 2 है, और फिफ्थ लाइन कहेगा तो N2 क्या हो जाएगा, 7। तो अगर कहीं भी आपको N2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, N2 का तो कुछ नहीं करना, N1 तो फिक्स है ही, और जो गिवन लाइन है, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, सेवंथ लाइन, एट्थ लाइन, नाइन्थ लाइन, वो पुट करते जाओ, N2 निकलता चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट, आपको क्या करना है, मैक्सिमम एनर्जी या फिर लिमिटिंग लाइन। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब पता क्या हुआ, मान लो लाइमन है पहला इनफाइनिट, मान लो बाल्मर है दूसरा इनफाइनिट, मान लो लाइमन बाल्मर पाशन है तो तीसरा फिर इनफाइनिट, एनर्जी तो मैक्सिमम यही होगी। या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में बोल देते हैं लिमिटिंग लाइन।
लाइन मतलब एंड वाली लाइन, या इसको तीसरे वर्ड्स में बोल देते हैं मिनिमम वेवलेंथ। और सारे बच्चे स्मार्ट है, एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, इनवर्स का। तो जब आपसे बोले मैक्सिमम एनर्जी, लिमिटिंग लाइन, मिनिमम वेवलेंथ, तो भाई N1 तो फिक्स ही होएगा। सारी लड़ाई किसको लेकर चलेगी, N2 को लेकर। तो N2 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसकी लाइन ही लिमिटिंग है, जिसकी लाइन ही लिमिटिंग है, तो N2 बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। N2 बराबर क्या हो गया आपके पास, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर ना। तो कुल मिलाकर आपको फिक्स फॉर्मूला मिल जाएगा लिमिटिंग लाइन का, फिक्स फॉर्मूला मिल जाएगा लिमिटिंग लाइन का, फिक्स फॉर्मूला मिल जाएगा मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ का, फिक्स फॉर्मूला मिल जाएगा मैक्सिमम एनर्जी का, क्या, आर जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। और N की वैल्यू लाइमन बाल्मर पाशन पीफंड ब्रैकेट सबसे फिक्स ही चल रही है। अगर आप इस बात को एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हो तो इसका तीसरा कॉन्सेप्ट मिनिमम एनर्जी, जो आपसे कहेगा मिनिमम एनर्जी तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहेगा। तो मैंने क्या कहा, N1 तो फिक्स ही होता है, सारी लड़ाई ही N2 की है, क्योंकि N1 तो फिक्स है। तो जब आपसे बोले N2 ऑफ द मिनिमम एनर्जी, तो ये देखो ये लाइमन है, ये फिक्स है, ये सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। तो अगर आप दिमाग लगा पाओ, आवाज तो आपकी सुन नहीं पा रहा, लेकिन फिर सुनो, 1 और 2, 1 and 3, 1 and 4, तो 1 और 2 का गैप और 1 और 3 का गैप और 1 और 4 का गैप, तो मिनिमम गैप कहां पर है, 1 और 2 का। तो जब आपसे वो पूछेगा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आप कह सकते हो N1 तो फिक्स है और N2 की वैल्यू एडजेसेंट ऐड कर दो, एडजेसेंट मतलब +1 ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो। तो मेरे से पूछेगा लाइमन की मिनिमम एनर्जी N1 1, N2 2, पाल्मर की मिनिमम एनर्जी, लाइमन पाल्मर पाल्मर N1 2 +1 3, तो वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। इन पे नजर मार लो एक बार, फिर एक दो बच्चे हाथ खड़े कर देना कि हमने कर लिया इसको, ताकि मुझे पता चल जाएगा। बस इनके ना N1 N2 सोच लो। चलो, लिमिटिंग लाइन में N1 1 हो गया, ब्रैकेट है लाइमन पाल्मर पाशन ब्रैकेट, N1 तो 4 हो गया, N2 इंफिनिटी हो गया, N1 4 हो गया, N2 इंफिनिटी हो गया। मिनिमम एनर्जी पाशन लाइमन पाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड, ये आपके पास है पाशन सीरीज, तो मुझे लाइमन पाल्मर पाशन N 3 का स्क्वायर हो गया और मिनिमम एनर्जी पड़ोसी हो गया उसका +1 करके। थर्ड लाइन ऑफ पी फंड कह रहा है, थर्ड लाइन N1 5 हो गया, पी फंड पी फंड पी फंड लाइमन पाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड। और थर्ड लाइन बोल रहा है +3 ऐड कर दो, सब बताया आपको पीछे। अगर किसी का लाइन का नंबर निकालना हो N2, तो N1 में लाइन का नंबर ऐड कर दो, थर्ड N1 5 2 +3 तो 8 हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी मांग रहा है, किसकी, लाइमन की, तो N1 तो फिक्स है, N2 मैक्सिमम वेवलेंथ मांग रहा है आपसे वो, तो मिनिमम एनर्जी मांग रहा है, तो यहाँ 2 आएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, तो N1 1 हो गया, N2 2 हो गया। मैक्सिमम एनर्जी मांग रहा है, मैक्सिमम एनर्जी इसका पाल्मर का लाइमन पाल्मर, यहाँ 2 हो गया और यहाँ इंफिनिटी, मैक्सिमम एनर्जी मांग रहा है। हो सकता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के स्पेक्ट्रम के बारे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो, फॉर्मूले का यूज N2 के बारे में पता लगाना, फिर आपसे कभी एनर्जी पूछ रहा होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है स्पेक्ट्रल लाइंस का। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी अपीयर्ड, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम पूछ ले, जो भी पूछ ले मैं आपको आइडिया देता हूं क्या क्या पूछता रहेगा इसके अंदर। सुनो, अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम का सैंपल दे दे, सैंपल, सैंपल का मतलब होता है जो आपको हाइड्रोजन का सैंपल दिया, हाइड्रोजन के एक नहीं दो नहीं ढेरों हाइड्रोजन का अगर उसने सैंपल दिया, तो हाइड्रोजन का एक नहीं दो नहीं ढेरों हाइड्रोजन के एटम्स हैं,
और n की वैल्यू दे दे, मतलब एक पर्टिकुलर शेल का नंबर दे दे, उस शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहे हैं, एक फिक्स n का वैल्यू दे दे कि इलेक्ट्रॉन वहां से जंप कर रहे हैं, ठीक है जी। और ऑल पॉसिबल लाइंस पूछ ले, ऑल पॉसिबल लाइंस पूछ ले। तो ध्यान से सुनना और समझना। तो जब मान लो n7 दे दिया और सैंपल दे दिया आपको, क्लियर, तो आप सोचो ना थोड़ी सी दिमाग लगाकर, अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू सीखना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी के गेम खेल रहे हो। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन 7 से सीधे 1 में जंप कर गया, इसका तो काम हो गया, अब तो और स्पेक्ट्रम लाइन आएंगी नहीं। और कोई ऐसे उतरे, मान लो क्या 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7, तो इसमें कितनी लाइंस आ गई है? 1 2 2 7 आया ना, 1 2 3 4 5 6 लाइंस आ गई। हो सकता है किसी के अंदर कुछ ऐसी हरकत हो रही हो। कुल मिलाकर इन सारे के सारे जब मैं इमिशंस को ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है, स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n(n-1/2। अब चेक करो, अगर मेरे को n का वैल्यू 7 दे दिया और सैंपल के बारे में बात कर ली जिसमें ढेरों आइटम्स है, तो 1 में गिरने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1 में गिरने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, 1 में गिरने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ये 1 में गिरने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, 1 में गिरने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, और 2 में गिरने की मैक्सिमम यहां पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसे आ जाएंगी। तो कुल मिला के उसी को मैंने हाईलाइट करके आपके सामने फॉर्मूला बना दिया, n(n-1/2). How many maximum lines will be appear? Your answer should be 21। तो ये सोल्व कर लिया ना आपने, चाहो तो मैं यहां रख के भी बता सकता हूं आपको। तो 2 7 3 7, अब 2 वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, और 4 वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, 5 वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, क्लियर। तो इस तरह से आप अगर n7 लेके चल रहे हो तो हाइड्रोजन के सैंपल में मैक्सिमम 21 लाइन्स आ सकती है। अच्छा जी, अगर उसने n1 n2 फिक्स कर दिया, इसको भी समझो। वो कह रहा है जंप तो 1 2 3 4 5 6 7 से कर रहा है, लेकिन गिर किस में रहा है? 4 में। अब बताओ किसी भी सैंपल में मैक्सिमम लाइंस कितनी आ सकती है? मैंने कहा जी ये देख लो, चेक कर लो। कहते ऐसे करके बना बना के गिनना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, एक तरीका और भी है। क्या? इन दोनों के डिफरेंस को उठाओ, इट इज 3, इट इज 2, इट इज 1, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3 है। और मैथमेटिक्स में आप लिखते भी हो समीशन ऑफ 3 7 - 4, तो 3 का समीशन क्या हुआ? 3 + 2 + 1, समीशन ऑफ 7 - 4 का गैप 3, और 3 to 1, तो लाइनें गिन लो। 3 to 1 कितनी आ गई है आपके पास? यहां मेरे पास क्या नंबर दिया है? n = 4। ये मेरे पास 1 2 3 4, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये आ गई। इसके बाद यहाँ 4 या 3 या 2 या 1, टोटल नंबर ऑफ लाइंस गिनना बच्चे कितनी है? ये 4 3 2 1 पहली लाइंस, और 7 से 1 2 3 थर्ड में गिरा दी ना मैंने, ये 1 2 3 में गिरा दी है। तो यहाँ 3 आ गया, दोनों का डिफरेंस 5 आ गया। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया? 4 + 3 + 2 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपके पास गैप 4 3 2 1, टोटल यहाँ 10 लाइंस आ जाएंगी आपके पास। तो एक बार फिर हम इस पे नजर मार लें। इसको मैंने यहां से रब किया, ये मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस बना दी। उसने कहा जी 7 से मुझे 3 में जंप करना है। मैंने कहा कर लेते हैं जी, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है जी। 1 2 3 थर्ड में आया, फिर ये थर्ड में आया, ये थर्ड में आया, और यहां से, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिटीज, फिर ये पॉसिबिलिटीज। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 10 का, ठीक है। 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 3 2 1 ये लाइंस आ गई हैं, टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बन गई। कुल मिलाकर मैं जो आपसे बोलना चाहता था, इसमें बड़ा ट्विस्ट डालेगा क्वेश्चन का। पता क्या बोलेगा? वो कहेगा लाइमन में कितनी लाइंस आ रखी है। मैंने कहा लाइमन में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। पाल्मर में कितनी लाइंस आ रखी है? पाल्मर में तो गया ही नहीं। शुरू ही कहां से होंगी? पाश्चन से। लाइमन, पाल्मर, पाश्चन।
अगर मेरे पास ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आया तो मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, उसको अगर आप देख पाओ तो मेरे से पता क्या कहेगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। अब सैंपल नहीं कह रहा, तो भाई पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनी, अगर 7 शेल दे गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब मेरे से कहेगा मिनिमम लाइन कितनी हो सकती है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं नॉट सैंपल, इट इज नाउ एटम। तो एटम में बोले मिनिमम, मिनिमम मैं बोलूंगा 7 सीधा 1 में जंप कर गया, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, एक ही एटम था, तो बस काम खत्म है। वो कहेगा चलो ये तो बताओ मैक्सिमम लाइंस कितनी बना सकते हो, मैक्सिमम। तो मैं क्या बोलूंगा उसको सीक्वेंस में, क्या कि इलेक्ट्रॉन 7 से 6 में गिरा, फिर 6 से 5 में गिरा, 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, तो ये मैक्सिमम लाइंस आ सकती है। फिर मैं वापस तीसरी बार रिवाइज कर रहा हूं, मेरे से वो सैंपल नहीं पूछ रहा, अब एटम कह रहा है, एटम मतलब सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन, उस सिंगल के साथ मैक्स पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो 7 6 6 5 5 4 5 4 3 3 2 3 ये लिखा है मैंने, 7 से 6 6 से, तो 6 लाइन मैक्स आएंगी, वो सीधा 7 से 1 में गिर गया और वो 1 आएगी। एक छोटी सी बात और थी, क्या वो बोलेगा ये अगर सीक्वेंस में जंप करता आ रहा है 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1, इस तरीके से जंप करता रहा। मैंने कहा ठीक है ओके। तो बोला उसने कि इसमें जितने फोटोन निकले उनका नंबर क्या है, मैंने कहा नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। कितने ट्रांजिशन हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही फोटोन है। उसने फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि इन 6 फोटोन्स की एनर्जी का सम, वो हमारा हैसलो लगेगा थर्मोडायनेमिक्स का। अगर कोई भी प्रोसेस एक ही बार में हो गया 7 से 1 और वही प्रोसेस 6 बार में हो गया, तो एक प्रोसेस का एनर्जी डिफरेंस जो एक सिंगल स्टेप में हुआ है उसका जो एनर्जी का चेंज है, वो जो 6 स्टेप्स में एनर्जी का चेंज हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। तो मुझे लिखने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा। एनर्जी ऑफ 6 फोटोन्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन। ये कौन से थे, 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1, और ये कौन सा एनर्जी 7 2 1। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। तो ये बहुत अच्छा पेज था, पीछे रेडियस वेलोसिटी एनर्जी एंड देन 2 फॉर्मूले और एक फ्रीक्वेंसी का, एक टाइम पीरियड का, फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइट का स्पेक्ट्रम, और उसमें N2 की वैल्यू निकालना, फिर उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको बताया 2 कैसे निकलता है, मैक्सिमम एनर्जी, लिमिटिंग लाइन, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्लियर है, और स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर N2 के लिए, और फिर उसके बाद है आपको निकालनी है स्पेक्ट्रल लाइंस। एक होता है सैंपल देकर N दे दे भी नीचे वाले सारे पता लगाओ, एक N1 N2 दोनों देकर पता लगाओ कि कितने गिर रहे हैं, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है। एक कह रहे कि आपके पास सैंपल नहीं है, आपके पास एटम है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर पॉसिबिलिटीज निकालो, ऐसे निकलाएंगे आपके पास। ये बोर की बुराइयां शुरू होंगी। इन भाई साहब ने शेल के बारे में, सिर्फ शेल के बारे में बताया, डिस्कशन अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा नॉट अबाउट फाइन स्पेक्ट्रा, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता देगी। ये मोनो पे लगता है, मल्टी पे नहीं लगता। एक स्पेक्ट्रल लाइन को, ये पीछे लाइन थी नहीं वाली, एक स्पेक्ट्रल लाइन को, ये वाली को अगर आप हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से चेक कर लो, आपको ना इस लाइंस के अंदर कई फाइन लाइंस दिखेंगी। और पता तो आज हमें चल गया ये क्यों हो रहा है, पता तो हमें चल गया क्यों हो रहा है। ये शेल के अंदर कौन पड़े हुए हैं, सब शेल्स, सब शेल के अंदर कौन पड़े हुए हैं, ऑर्बिटल्स। शेल के अंदर, सब शेल के अंदर कौन पड़े हुए हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो अगर आपके पास लिमिटेशन ऑफ बोहर में जाना हो तो शेल की इंफॉर्मेशन नॉट अबाउट सब शेल ऑर्बिटल, मोनोइलेक्ट्रिक नॉट द मल्टीइलेक्ट्रिक, वन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम when passes through magnetic और इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जीवान इफेक्ट कहते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसको स्टार इफेक्ट कहते हैं। तो एक लाइन कई लाइंस में स्प्लिट हो गई, उसका कोई यहां एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर वही
कि नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द डुअलिटी ऑफ मैटर, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके बारे में कोई खबर इस पूरी थ्योरी में नहीं है, बोर थ्योरी में। बस उसके बाद फिर आप डुअलिटी में पहुंच जाओगे, फॉर्मूले का कलेक्शन सिखा दूंगा इस जगह पे मैं, फिर उसको अप्लाई कर लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ना, फिर वो कंटिन्यूअसली चलेगी, उसमें ब्रेक नहीं लगेगा। इसलिए मैंने पहले ऑर्गेनिक शुरू नहीं की, पहले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किया। तो आज आपकी आवाजें सुनने को मिली नहीं, लेकिन क्लास में बंद कर रहा हूं, फिर मैं देखता हूं क्या टेक्निकल फॉल्ट है ना। हाथ खड़े कर दो भाई जल्दी से। चल 6-7 जनता ही है वैसे, मुझे लगता है ना, बाकी सोते ही रहते हैं शायद, है ना। बस यहाँ लॉग इन किया और निकल गए ना। कम से कम बोल नहीं सकते, हाथ तो खड़े कर ही सकते हैं ना।